कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। कल थोड़ा सा समय की कमी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाया था। और आज उसी पार्ट्स को, जहाँ तक अलग अलग अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था, आज उसी पार्ट्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो आपके आगामी सीजीएल परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव में आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पर बात करते हैं। बहुत सिंपल होता है ना। कृषि प्रधानता, तकनीकी पिछड़ापन, बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी की कमी, बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही पॉइंट होता है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत सारा चीज़। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का दौर जो है बढ़ा है। सिंपल गाइड का स्टडी करके आप अब आजकल के एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है किसी भी देश में एक वर्ष में जो भी उत्पादन हुआ है, चाहे वस्तु के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में, उसको जब मौद्रिक यानी कि उसका कितना जो आपका मार्केट का मूल्य होगा, मार्केट में कितना उसका रेट है, अगर उसका मौद्रिक मूल्य को आप जोड़ देते हैं तो उससे प्राप्त जो होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और ये वास्तव में आपका एक वित्तीय वर्ष में होता है। और यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, जो हमारा अपना राष्ट्रीय आय होगा उसमें जो विदेशियों से हमारा इनकम होता है, यानी विदेशियों, जो भारत में विदेशी लोग हैं उनसे जो इनकम होता है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो विदेश में भारत के लोग हैं उनसे जो इनकम होता है उसको आपको ऐड करना है। जीडीपी के बारे में थोड़ा सा जानिए। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह डोमेस्टिक बाउंड्री में होता है। और डोमेस्टिक बाउंड्री का अर्थ होता है जो आप नक्शा में देखते हैं भारत का, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। दूसरा, विदेश में जितने भी सैन्य अड्डे, राजदूत कार्यालय हैं उसे भी शामिल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पानी जहाज, हवाई जहाज वगैरह जाते हैं वह भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जीडीपी में एनआरआई, जो विदेशों में भारतीय बसे हुए हैं, उनके इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जो विदेशी भारत में बसे हुए हैं और यहाँ पर कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, उनके इनकम को शामिल आप कर सकते हैं। अर्थ समझ रहे होंगे कि भारत का डोमेस्टिक बाउंड्री में चाहे भारतीय हों या विदेशी हों, उनके द्वारा जितने भी अर्जित किए जाते हैं मनी, वो सारे के सारे जीडीपी में शामिल होते हैं। लेकिन जीएनपी जो होता है सिर्फ भारतीयों के लिए होता है। भारतीय लोग चाहे देश के अंदर हों या देश के बाहर हों, उनके द्वारा जो अर्जित किया जाता है आय, उनको अगर आप जोड़ते हैं तो जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जब भी आप राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो जीडीपी के अपेक्षा जीएनपी ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का इनकम शामिल किया जाता है, विदेशियों का नहीं। तो जीडीपी जीएनपी में अगर रिलेशन आप करते हैं तो जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी, और उसमें क्या करना है, विदेश में जितने भी भारतीय हैं उनके इनकम को जोड़ दीजिए जीडीपी में। और जो देश के अंदर विदेशी लोग हैं, है ना, देश के अंदर जो विदेशी लोग हैं उनके इनकम को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो तो हमारा नहीं है, उन लोग अपने देश को लेके जाएंगे। जीडीपी के अलावा जो आपका एनएनपी और एफसी, है ना, एनएनपी और एनएनपी एफसी, यहाँ पर जो जीडीपी है इसकी जगह जीएनपी कर दीजिएगा। जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन बराबर एनएनपी होता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मान लीजिए आप कोई भी मशीन यूज करते हैं जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, कोई भी मशीन यूज करते हैं जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ घिसावट आती होगी, तो उसको मेंटेनेंस का भी तो खर्चा लगता होगा, इसलिए उसको माइनस किया जाता है, उसी को कटौती कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है। इस जीडीपी को जो है जीएनपी कर दीजिएगा। लेकिन अगर जीडीपी में
डिप्रिसिएशन को माइनस कीजिएगा तो जीएनपी बता देता हूँ। जीडीपी में अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कीजिएगा तो एनडीपी प्राप्त होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी में है ना, जब डिप्रिसिएशन को माइनस कीजिएगा तो एनएनपी प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय जो होता है एनएनपीएफसी, फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट इसलिए लिया जाता है राष्ट्रीय आय के लिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सब्सिडी या टैक्स आरोपित नहीं होता है, ये हमारा शुद्ध उत्पादन होता है। जो फैक्ट्री के उत्पादन, जस्ट जैसे साइकिल 500 रुपये में बचा, कुछ सब्सिडी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो माइनस होगा, कुछ टैक्स लिया गया है तो वह प्लस होगा, तो उस सब के प्रभाव से जो है एनएनपीएफसी मुक्त होता है। इसलिए इसे राष्ट्रीय आय का बेस्ट मापक, राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी के रूप में ही प्रकट किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना शेषों के द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय जो आपका प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय आय होते हैं टोटल, उसमें व्यक्तिगत आय कैसे प्राप्त होगा, तो जो भी जितने भी तो कैसे प्राप्त होगा, तो जितने भी निगम कर हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत आय में तो आएगा नहीं, वो कंपनी का आय है। लेकिन कंपनी से जो लाभांश प्राप्त होता है पब्लिक को, वो आप व्यक्तिगत आय में जोड़ सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो पीएफ अकाउंट में, चाहे सरकारी हो या पब्लिक हो, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो योगदान देते हैं, ठीक है, वो भी पब्लिक का इनकम है, आम जनता का इनकम है, इसलिए व्यक्तिगत आय में जोड़ सकते हैं। प्लस माइनस सरकार के सामाजिक सुधार पर व्यय, सामाजिक सुधार का लाभ जो है आम जनता को मिलता है, इसलिए इसे भी आपको माइनस। सामाजिक सुधार पर व्यय जो है आम जनता को लाभ मिलता है, लेकिन यह सरकार द्वारा अर्जित टैक्स से जो अर्जित होता है यह सरकार के द्वारा होता है, इसलिए आप व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए इसको माइनस कर दीजिए। अब व्यय योग्य आय क्या होता है, तो व्यक्तिगत आय में अगर टैक्स आप घटा देते हैं तो वह व्यय योग्य आय होता है। हिंदू वृद्धि दर, ठीक है, हिंदू वृद्धि दर का अर्थ होता है 3.5%। खास करके उदारीकरण जो आपका 1991 में अपनाया गया, इससे पहले जितने भी दशक गुजरे या वर्ष गुजरे तो एवरेजली आपका क्या रहता था, 3.5% के आसपास विकास दर रहता था। कभी 4 हो गया, कभी 3 हो गया, लेकिन इसी के आसपास रहता था। तो हिंदू धर्म में जिस तरीके से कुछ परंपराएं हैं, परंपरागत होते हैं, हिंदू धर्म मानने वाले कुछ परंपराओं से बंधे रहते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा गया, यहाँ पर भी क्या देखा गया कि जो हमारा ग्रोथ रेट था वो लगभग फिक्स था, 3.5% के आसपास। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद 3.5% से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसके बाद 1991 के बाद जो सुधार हुए, उसके बाद कुछ सुधार दिखे हैं और वृद्धि दर जो है फिर 7% के आसपास आज तक बना हुआ है। इसे नव हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना। ये तीनों सेक्टर जो आपका है उसमें कितना योगदान इकोनॉमी में होता है, इन तीनों सेक्टर का योगदान इकोनॉमी में कितना होता है ना। यह एग्जाम में अक्सर आता है। प्राइमरी पीएस में प्राइमरी सेक्टर 14%, सेकेंडरी सेक्टर 22%, टर्सरी सेक्टर 64%। पहली बार पर कैपिटा इनकम की गणना कब की गई थी, दादा भाई नौरोजी 1867 से 68। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में गोवा में है, राज्यों के मामले में दिल्ली में है, यूटी के मामले में सबसे कम जो है बिहार है। अगर झारखंड का स्थान नीचे से देखें तो 5वां है। बाकी डिटेल राष्ट्रीय आय के सिंगल नोट्स में आप लोगों को दिए ही जा चुके हैं।
चलिए इंडियन फाइनेंस सिस्टम पर आते हैं। देखिए, कृषि इंडस्ट्री वगैरह आप लोगों को दिया जा चुका है। इस सीरीज में सिर्फ वही दिया जाएगा जो विशुद्ध रूप से इकोनॉमी है ना, अन्य क्षेत्रों को नहीं दिया जाएगा। बाकी क्षेत्र या तो आपके पॉलिटी में कुछ दिए जा चुके हैं, कुछ ज्योग्राफी में दिए जा चुके हैं, वहाँ से कवर हो जाएगा। और 3-4 चैप्टर नियोजन तक मैं दे चुका हूँ, प्लानिंग का भी मैं दे चुका हूँ, सारे पंचवर्षीय योजनाओं का वहाँ से आपने कवर कर लिया है, इसलिए विशेष समस्या आप लोगों को वहाँ से नहीं आएगी। चलिए, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, इसका डिटेल नोट्स भी मिलेगा समय आने पर, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम की संभावना जुलाई के अंतिम सप्ताह में जताई जा रही है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। एग्ज़ाम हो या ना हो बाद की चीज़ है, लेकिन आप तैयार रहें, वह आपका कर्तव्य है। अब यहाँ पर देखिए, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष, ठीक है। भारतीय वित्त व्यवस्था का डिमांड पक्ष का अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत इंडस्ट्रियल कंपनीज, तो मनी की डिमांड कहाँ होती है? आम जनता के द्वारा, उद्योग के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। पूर्ति कौन करता है? तो बैंक बीमा कंपनियां पूरा करती है, म्यूचुअल फंड के द्वारा पूरा होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि इंडियन फाइनेंस सिस्टम में कितने टाइप के आपके मार्केट्स होते हैं, तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का अर्थ इतना ही समझ लीजिए कि जो कैपिटल मार्केट होता है लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि मनी मार्केट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। कैपिटल मार्केट शेयर बाजार को आप मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं, जबकि मनी मार्केट में आप संगठित असंगठित क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, जो वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई से आपके प्रश्न रहा करते हैं। आरबीआई का वर्क क्या है? देखिए, 1934 में एक एक्ट बना था, उसी के तहत इसका गठन हुआ था। आरबीआई का करेंसी नोट निकालना, सरकारी बैंकर होता है, बैंकों का बैंक होता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन करता है, तरह तरह के रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ओएमओ कहा जाता है इसको शॉर्ट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका अर्थ होता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है ना, मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो क्या करेगा? जो भी सरकारी प्रतिभूति के शेयर हैं उसको खरीदना शुरू कर देता है, शेयरों को खरीदना शुरू कर देता है आरबीआई, और मनी जो है मार्केट में आ जाता है। यानी कि मनी को किसी भी, जब भी आपका मुद्रास्फीति होगा तो मनी को क्या करना है? मार्केट में छोड़ना है। और जब संकुचन की स्थिति होगी, अगर मुद्रास्फीति होगा तो मनी जो है मार्केट में कमी करना है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में थोड़ा फॉल्ट हो गया था, उसको सुधार देता हूँ। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या करता है? शेयरों को, सरकारी शेयरों को आरबीआई क्या करता है? मार्केट में बेचता है ना। उससे जो जनता के पास अतिरिक्त पैसा होती है वह सरकार के पास आरबीआई के माध्यम से चली जाती है। और जो मुद्रास्फीति की सिचुएशन होते हैं वहाँ पर जब बेचा जाता है शेयर को, तो आकर्षक ऑफर दिए जाते हैं, थोड़ा ब्याज इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके बताया जाता है कि हाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इससे जनता प्रोत्साहित होती है और उसके पास जो मनी होते हैं, जिसके कारण मुद्रास्फीति की कंडीशन मार्केट में रहती है, तो वह मनी कहाँ चला जाता है? सरकार के पास चला। लेकिन संकुचन की स्थिति होती है तो अलग अलग तरीक़ों से, जैसे शेयर को खरीद कर, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर मार्केट में पैसा उस समय आना चाहिए, है ना। बैंक रेट पर क्या करेगा? क्रेडिट कंट्रोल के लिए बैंक रेट जो है आपका कम भी कर सकता है आरबीआई, बढ़ा भी सकता है। इसको इंटरेस्ट रेट मत समझिएगा। बैंक रेट जो होता है, जिस तरीके से आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से जो आपका आरबीआई से उधार लेते हैं बैंक, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बैंक रेट कहा जाता है।
मॉनेटरी पॉलिसी आप जानते हैं कि बीच बीच में घोषित किया जाता रहता है आरबीआई के द्वारा, जिसमें बहुत सारे आपके उपकरण होते हैं, जैसे आपके बैंक रेट कितने रहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इत्यादि पर जो कितने परसेंट रहेंगे इस पर घोषणा करता रहता है आरबीआई, और यह अर्थव्यवस्था के स्थिति के अनुसार घोषणा की जाती है। डिफरेंशियल बैंक रेट, इसके माध्यम से भी क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास वर्गों को कम इंटरेस्ट पर ऋण प्रदान किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में उनका भी योगदान धीरे धीरे बढ़े, स्वरोजगारी बनकर। 31 अक्टूबर 1957 को न्यूनतम कोष प्रणाली मुद्रा के क्षेत्र में, मुद्रा जो जारी किया जाता है बिना नियम कानून का जारी नहीं किया जाता है, कुछ खास नियम कानून से जारी किए जाते हैं। तो 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें मात्र 200 करोड़ रिजर्व रखना है आरबीआई को, और जितना मन करे मनी को छपाई कर सकता है, रुपयों की छपाई कर सकता है। हालांकि मनमाने तरीके से करने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इसलिए कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत न हो, छपाई करना उचित नहीं है। तो ये जो 200 करोड़ रखता है उसमें 115 करोड़ जो है आपका गोल्ड का होता है, और 85 करोड़ जो होता है विदेशी सिक्योरिटी रहना अनिवार्य है ना। और जो कुछ प्रश्न यहाँ से आते हैं सीधे प्रारंभिक परीक्षाओं में, 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और भारत सरकार द्वारा स्वयं निकाला जाता है, जबकि बाकी जितने भी नोट्स आप देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, 5,000 10,000 के भी नोट्स जारी भारत सरकार कर सकती है जब इच्छा हो, तो आरबीआई के माध्यम से ही जारी होता है। जो अलग अलग टकसाल हैं, छपाई केंद्र हैं पूरे देश में, उसके माध्यम से जारी किया जाता है। 9 अक्टूबर को 1,000 रुपये नोट की छपाई शुरू हुई थी भारत में पहली बार, और 8 नवंबर 2016 को इसे पुनः बंद कर दिया। उसकी जगह 2,000 रुपये का नोट को लाया गया। भारत की मुद्रा अपरिवर्तनीय मुद्रा है। अब अपरिवर्तनीय मुद्रा का अर्थ क्या होता है? इसके पीछे स्वर्ण नहीं रखे जाते, बल्कि स्वर्ण देने की गारंटी दी जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बताया कि मात्र 200 करोड़ रुपये ही रखा जाता है आरबीआई के द्वारा, और आपको पता है कि 200 करोड़ मीन्स 2 अरब, लेकिन खरबों रुपया जो है जारी किया गया है पूरे देश में। इसलिए ना आपका सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था, मनी इकोनॉमी चलता रहता है। तो मात्र 200 करोड़ जारी करेगा वो तो झारखंड में भी पूरा नहीं होगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। न्यूनतम कोष प्रणाली आपका डेवलप कर दिया कि इतना रखिए और केवल गारंटी दे दीजिए कि वहाँ पर देखिएगा नोट पर लिखा हुआ रहता है, मैं धारक को गारंटी देता हूँ। भारत सरकार का वो गारंटी होता है, केवल विश्वास पर चल रहा कागज़ का वह रुपया कि 1,000 है, ये 2,000 है, ये 500 है। ठीक है, ऐसा आप समझ रहे होंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। भारत की मुद्रा अपरिवर्तनीय मुद्रा है, इस अर्थात इसके पीछे स्वर्ण नहीं रखे जाते, बल्कि स्वर्ण देने की गारंटी दी जाती है। बस इसी को कहा जाता है अपरिवर्तनीय। गिलिट से बना हुआ होता है भारतीय सिक्का। क्लियर? चलिए, भारतीय टकसाल और मुद्रण केंद्र, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। करेंसी नोट प्रेस नासिक में क्या क्या चीज़ का छपाई होता है? 10, 50, 100, 500 और 2,000 रुपये के नोट छापे जाते हैं। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है, यहाँ 20, 50, 100 रुपया और 500 रुपया के नोट छापे जाते हैं। मैसूर और साल्वोनी बंगाल में, मैसूर कर्नाटक में भी जल्द ही स्थापित होना है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी मध्य प्रदेश 1967-68 में स्थापित हुआ था। नोट के लिए एवं अन्य सिक्योरिटीज के लिए कागज बनाया जाता है। थोड़ा आप देखते होंगे कि नोट है या अन्य सिक्योरिटीज का अर्थ होता है आपका चेक हुआ, स्टाम्प हुआ, है ना, पोस्टल ऑर्डर हुआ। तो उन लोग का कागज जो है थोड़ा अलग टाइप का होता है। एक ये होशंगाबाद में बनता है। उसके अलावा भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय जो कागज बन गया होशंगाबाद में, उस पर छपाई वगैरह कहाँ होता है? तो नासिक महाराष्ट्र में होता है। डाक लेखन सामग्री आप जो देखते हैं जितना भी
अदालती गैर अदालती स्टाम्प, एनएससी, केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी नेशन सेविंग सर्टिफिकेट, अन्य सभी प्रतिभूति पत्र की छपाई जो है आपका नासिक महाराष्ट्र में होती है, जबकि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में दक्षिण भारत के डाक एवं अन्य प्रतिभूतियों हेतु जब एक्सेस प्रेशर हो गया नासिक पर, तब हैदराबाद में भी एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया, है ना। हालांकि हिंदी में नाम है, जो नाम जहाँ पर है उसी के अनुसार याद रखना है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना में है, दक्षिण भारत के डाक सामग्री एवं अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिपूर्ति के लिए। भारत के मुद्रा पूर्ति की धारणा, देखिए ये जो सेक्शन है, ये जो कलेक्शन दिया जा रहा है, इससे सीधे सीधे आपके प्रश्न आ जाएंगे। कंप्यूटर के क्लासेस भी आपके चल रहे हैं, उसका भी लास्ट फिनिशिंग कराया जा रहा है। उसके बाद जितने भी समय बचेंगे मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी जाएगी। और झारखंड हो या भारत के भूगोल हो, इतिहास हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। M1 क्या होता है? जनता के पास नगद नोट। जितना भी आप नोट देखते हैं मार्केट में आपके पास, दूसरों के पास, वो M1 में ही शामिल होता है। उसके अलावा मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स, कुछ ऐसी जमाएं होती हैं बैंक में आपकी जिसको आप जब चाहें निकाल सकते हैं, उसको मांग जमाएं कहा जाता है। कुछ अन्य डिपॉजिट्स RBI को, जो ऑन डिमांड RBI को देना पड़ता है, तो भी M1 में शामिल होता है। तो M1 में क्या हो गया आपका? C + DD + OD। M2 क्या होता है? M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। जो M1 है सारा तो उसमें रहेगा, डाकघर का जो है सेविंग्स को उसमें जमा कर दीजिए, सेविंग अकाउंट को जोड़ दीजिए जितना भी मनी है। M2 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। M2 में आपको क्या करना है? बैंक के फिक्स डिपॉजिट को जोड़ दीजिए। M4 में M3 को जोड़ दीजिए और डाकघर में जमा संपूर्ण राशि, जो भी बचा खुचा राशि था बचत खाता को छोड़ करके इसमें शामिल कर लिया जाता है। चलिए, अशोक चक्र कब से लगाया गया सिक्कों पर? 1949 से लगाया गया। क्या क्या याद रखना है? इससे पहले भी मैं दे चुका हूं, फिर भी बैंक रेट, जिस दर पर बैंकों को RBI से ऋण मिलता है। रेपो रेट, कम अवधि की जरूरत पूर्ण करने के लिए बैंकों द्वारा RBI से ऋण। बैंक रेट अधिक अवधि के लिए है, ओके। और रेपो रेट पर जो ऐसा ब्याज दर है, समझ लीजिए, जो कम अवधि का ऋण लेना है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ठीक है, तब रेपो रेट से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बैंक ही आपका RBI से ऋण लेते हैं, लेकिन कभी कभी RBI को भी अपनी ज़रूरतों के लिए बैंक से मनी लेना पड़ता है, तब RBI बैंक को भी इंटरेस्ट देता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है ना। सामान्यतः यह कम होता है रिवर्स रेपो रेट से। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अत्यंत कम अवधि, प्रायः 24 घंटा, रात भर के लिए भी हो सकता है, RBI से बैंकों का ऋण लेना। इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बैंक दर के लगभग बराबर होता है, रेपो रेट के अपेक्षा बराबर ज़्यादा होता है। ब्याज दर, ग्राहकों के जमा के लिए दिए जाने वाले ब्याज। आप जब जमा करते हैं बैंक में जा कर के, तो आपको जो ब्याज मिलता है उसे ब्याज दर कहा जाता है। पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा, आशा है आप लोगों को। CRR, कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना पड़ता है ना। ये सब देखिए, बैंक डूबने की स्थिति के लिए SLR, CRR इत्यादि की व्यवस्था की गई है। तो एक खास परसेंटेज तो जमा करना ही होगा। ये 0 से 15% में है। 1991 उदारीकरण के समय 15% तक चला गया था, यानी कि सरकार के पास अच्छा खासा जनता का मनी चला गया था, लेकिन अभी 4% के आसपास रहा करता है। SLR, है ना, वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है, बैंकों की जमा का निश्चित प्रतिशत भाग स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में RBI के पास जो रखा जाता है, ठीक है, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा, ही अंतर है CRR और SLR में, है ना। ये 0 से 40% तक जनरली होता है, लेकिन अभी 18.5% के आसपास रेट पर है, और यह 40% के लेवल पर चला गया था 1991 में।
यानी कि आम जनता को जो मनी मिलना चाहिए था ऋण के माध्यम से, उसमें से अधिकांश पर सरकार ने SLR CRR के माध्यम से कब्जा कर रखा था। हालांकि इस प्रवृत्ति में कमी आई है उदारीकरण के बाद। अब इसको न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता है ताकि मार्केट में तरलता बनी रही। तरलता का अर्थ होता है मार्केट में मनी का प्रवाह बना रहे। चलिए नेक्स्ट जो है PLR है ना। PLR जो है प्राइम लैंडिंग रेट। बैंकों के ऐसे ग्राहक जिस पर बैंकों को अत्यधिक विश्वास और इस दर पर ऋण दिया जाता है। बैंक के कई ऐसे ग्राहक होते हैं जिस पर काफ़ी विश्वास होता है उसके ट्रांजैक्शन को देख करके, तो उसको PLR पर ऋण दिया जाता है, उनके लिए स्पेशल रेट होता है। वर्तमान मौद्रिक दरें जो हैं CRR 4.5%, MSF 5.15%, रेपो रेट 4.9%, BR 5.15% है ना। देखिए MSF और बैंक रेट जो है दोनों बराबर हैं। RR 4.9% है, RRR 3.35% है, कम होता है। RRR जनरली कम होता है। SLR जो है 18.5 नहीं है, अभी 18 है, 18 हो गया है, ठीक है। तो आज इतना पर ही, फिर हम लोग कल शेयर बाजार के बारे में अगले क्लास में मैं बता दूंगा कि शेयर बाजार से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। नियोजन नीति, राष्ट्रीय आय इत्यादि दिया गया, नियोजन प्लानिंग, नीति आयोग इत्यादि दिया गया है। स्टडी करते रहिए, नर्वस नहीं होना है कि एग्ज़ाम ले लेगा तो क्या होगा, है ना। अभी जिस तरीके से स्टडी की ज़रूरत है, टू द पॉइंट स्टडी कीजिए। लंबे लंबे वीडियो देखने से भी बचिए, उसका समय अभी नहीं है ना। जो नोट डाउन आपने किया है उसको स्टडी कीजिए, और जो हमारे पेड मेंबर हैं आप लोग भी फास्ट स्टडी कीजिए। आप लोगों का लगभग समाप्त हो चुका है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है आप पूछते जाएं, और आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सॉल्व करने का अपनी ओर से प्रयास करूंगा। और 11वें JPSC के क्लासेस चल रहे हैं, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में सीट्स जो हैं लगभग भर चुके हैं, कुछ लोगों का अब लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर संभव नहीं होगा। जहाँ तक CGL प्रारंभिक परीक्षा JPSC की बात है, हमेशा स्वागत है। JPSC मुख्य परीक्षा के क्लास और नोट्स ग्रुप में आप लोगों का हमेशा स्वागत है। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कीजिए। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी ओर से मदद करने का प्रयास करता ही हूँ, लेकिन कोई भी समस्या आती है तो आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट सामग्री और उच्चतम गुणवत्ता प्रदान की जाती है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।